अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि हम आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की तारीख़ के एतबार से ये हमारा जो मौजू है बड़ी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है IMF का पाकिस्तान की मईशत पर कंट्रोल। ये हमारा आज का मौजू होगा और इस मौजू पर ही हमने बात करने के लिए हमने दावत दी है शेख खुर्रम अब्बास साहब। एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं। अब इनका इंट्रोडक्शन बड़ा लंबा, लेकिन मैं इख्तिसार से इनका इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। ये मारूफ ब्रांड्स के लीगल एडवाइज़र हैं, FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये लीगल एडवाइज़र हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी ये लीगल एडवाइज़र हैं। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी जितनी भी है पाकिस्तान में, खा वो इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं या जिनका ताल्लुक बिज़नेस से है, उनके तमाम तर कानूनी और माली मामलात यही बड़े देखते हैं, बल्कि उनको हल भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सर टाइम दिया। तो अब इंट्रोडक्शन करवाते हुए बड़ी एक फहरिस्त है, आपका लंबा इंट्रोडक्शन करवाना जो मैंने बड़ा इख्तिसार से करवाया और जो ये शख्सियत दिखाई देती हैं, मेरे ख्याल से ये जो इंट्रोडक्शन है ये आटे में नमक के बराबर है। बाकी जितने भी जो पाकिस्तान के जो मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, बिज़नेस से जिनका ताल्लुक़ है, और इसके अलावा गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, बड़ी इनके कदर की निगाह से इनकी काविशों को देखा जाता है। अच्छा सर, आज का जो मौजू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, बड़ा अहम भी है, क्योंकि IMF का तमाम तर कंट्रोल जो हो पाकिस्तान की मईशत पर है। यही हमारा सर आज का मौजू है। जो जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, तो देखिए हमारे यहाँ लोग सीधा IMF को मरूद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं। ये आम ट्रेंड है हमारे मुल्क में, और अपनी सारी कोताहियों का ब्लेम अमेरिका पे रख देते हैं, यूरोप पे रख देते हैं, यहूद व नसारा और हनूद पे रख देते हैं, और जो बेसिकली जो मामला है और उसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नहीं देखते, उसे साइंटिफिकली नहीं देखते, एनालिसिस नहीं करते सिचुएशन का। तो असल में जो रियलिटी वो ये है कि सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि IMF है क्या। जी एग्जैक्टली। देखिए जो IMF है उसकी एक तारीख़ है, वो इवॉल्व हुआ है इदारा। वो ऐसे ही नहीं है कि एक जगह बैठ के जल्दी से क्रिएट कर दिया गया और दुनिया में एक चीज़ बना के लागू कर दी गई है। दुनिया के कुछ हालात हैं जिन्होंने IMF को जन्म दिया है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, ये अगर सही बात पूछें तो 1914 से लेकर जो 1944 तक की 3 दहाइयाँ हैं, इन दहाइयों के अंदर जो हालात व वाक़यात दुनिया में हुए हैं, उन्होंने IMF जैसे इदारे को जन्म दिया है। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जो आपको पता होगा यूरोप में ब्लैक डेथ नाम की एक प्लेग फैली थी। तो यूरोप के हालात बहुत ख़राब हो गए। 1/3 उनकी आबादी जो है वो लुक़मा अजल बन गई और बाकी की आबादी जो है ना, सारे कारोबार उनके तबाह बर्बाद हो गए और इकनॉमिकली यूरोप जो है दुनिया का पुअर तरीन एरिया बन चुका था। तो उस सिचुएशन में जो वहाँ के मालदार अफराद थे, उन्होंने यूँ किया कि उन्होंने लोगों को कर्ज़ देना शुरू कर दिए, और वो कुछ लोग इकट्ठे होकर अपना सरमाया लिया और लोगों को कर्ज देना शुरू कर दिया, और इस तरह से लोग अपलिफ्ट होना शुरू हो गए और बदले में इन्हें भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ा मजबूत बिजनेस सामने आया जिसे बैंक्स कहते हैं। बैंक्स का एवोल्यूशन, ब्लैक डेथ का जो क्राइसिस, प्लेग का क्राइसिस है, उसने उस क्राइसिस की वोंब से बैंक्स जैसे इदारे जन्म लिया। अच्छा, इसी तरह देखिए जब भी कोई दुनिया में क्राइसिस आता है तो एक चैलेंज आता है, तो जो कौमें होती हैं, जो एक्टिव कौमें होती हैं, वो रिस्पॉन्ड करती हैं उस चैलेंज को। एक नए इंस्टीट्यूशंस मादे वजूद में आ जाते हैं। अगर कौमें अक्लमंद हों तो इंस्टीट्यूशंस अच्छे और मजबूत, और वो इंस्टीट्यूशंस फिर उन मसाइल को हल करते हैं। इसी तरह 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो जो कॉलोनियल पावर्स थी वो आपस में लड़ी, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफ़ी तबाही की इकनॉमिक, काफ़ी लोगों को एक दूसरे से, काफ़ी कौमों को दूर किया और काफ़ी कौमों को एक दूसरे से करीब करके इंटरडिपेंडेंट कर दिया। फिर 1929 से 1930
का जो एक साल है, इसमें दुनिया में दी ग्रेट डिप्रेशन नाम का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी नज़ीर अब तक दुनिया में नहीं मिलती। तो उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई 1939 से लेकर फिर जो 1945 तक चली 1945 तक। तो लेकिन उससे एक साल पर, जंग के ख़त्म होने से एक साल पहले तक ही दुनिया इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो चुकी थी कि ये देखा गया, जो मैंने जिस तरह के कहा कि 1929 to 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन है, उसमें ही ये फील कर लिया गया था कि ये जो अगर एक नेशन फॉल करती है इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली, तो आसानी के साथ दूसरी नेशंस भी उससे अफेक्ट होती हैं, बल्कि वो अपने साथ किसी दूसरी नेशन को गिराती है, दूसरी नेशन तीसरी को गिराती है, तीसरी चौथी को गिरा देती है। एक चेन रिएक्शन होता है जिसे हम डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये डोमिनो इफेक्ट जो है, ये द ग्रेट डिप्रेशन के एरा के दरमियान में अच्छी तरह फील कर लिया गया। अच्छा, डोमिनो इफेक्ट। फिर दूसरी जंग अज़ीम में जो तबाहकारियाँ हुई, जो इकोनॉमिक और माली नुकसानात हुए, आप उनका कंपैरिजन बहरहाल जो इंडिविजुअल लेवल पर लोगों का हाल ब्लैक डेथ के दौरान हुआ था यूरोप में, उससे आसानी से कंपेयर कौमों का कर सकते हैं। तो कौमों ने भी फिर रिस्पॉन्ड किया। तो यूनाइटेड नेशंस भी शायद इन्हीं वजूहात से वजूद में आया। तो ब्रिटेन वुड में दो दुनिया के माहर, जो उस वक़्त के टॉप एक्सपर्ट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, यूके से थे, यूएसए से, उन्होंने एक आइडिया इवॉल्व किया और उस वक़्त की 44 नेशंस को इकट्ठा किया। तो दो इदारे हमारे वजूद में आए जो बाद में यूएनओ के तहत दे दिए गए। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड उनमें से एक था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का मकसद ये था कि ये जो डोमिनो इफ़ेक्ट है, इससे बचा जाए कि अगर कोई कौम जो है, अब दुनिया के सारे बैंक आपस में जुड़े हुए हैं, दुनिया की ज़्यादातर जो प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक कार बनती है, उसके कुछ पार्ट्स जर्मनी में बनते हैं, कुछ पार्ट्स उसके फ्रांस में बनते हैं, कुछ पार्ट्स यूएसए में बनते हैं। तो इस तरह दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, प्रोडक्शन में भी और फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, इसमें ऐसा होता है कि किसी, जिस तरह आपने देखा 2009 में, 2008 और 2009 में इसकी एग्जांपल मिलती है कि यूएसए के 2 बैंक्स गिरे हैं और इधर यूरोप के अंदर भूचाल आ गया बैंकों के गिरने का। और हमने ये देखा कि वहाँ पे चंद अफराद हैं और उन्होंने, चंद अफराद से मुराद यानी अवामी लेवल के ऊपर जो मॉर्गेजिंग के लिए लोन्स लिए गए हुए थे, वो लोन्स लोग अदा नहीं कर सके, बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर गए। 2 बैंक डिफ़ॉल्ट किए थे, यूरोप में एक पूरी चेन चल पड़ी और वो हमने 2008 और 2009 में पूरा एक फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में देखा। तो बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि IMF अब ये करती है कि IMF, आप ये सोचें कि अगर इनफरादी लेवल के ऊपर, अवामी लेवल के ऊपर लोग डिफ़ॉल्ट किए हैं तो ये असर हुआ है, लेकिन एक पूरी नेशन डिफ़ॉल्ट कर जाती है दुनिया में, तो उसका असर कितना होता होगा। और उस एक नेशन के साथ 2-3 नेशन और डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देंगी, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो गया। जो उस नेशन के साथ जितने बैंक जुड़े हुए हैं, जितने बैंक्स ने उस नेशन से पैसे उसको लोन्स दिए हुए हैं, वो बैंक तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। बिल्कुल, फिर वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो बात पूरी दुनिया तक जाएगी, उसकी पूरी एक लहर होती है, वो रिपल्स पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं, दुनिया अफेक्ट होती है। फिर इसके यही नहीं कि उस कौम के जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो मुतासर होते हैं, तो मुतासर होता है। और भी बड़े इफेक्ट हैं जो दुनिया की इकोनॉमी को पढ़ते हैं। देखिए, वो मुल्क कहीं से एक्सपोर्ट भी कर रहा होता है, तो उस मुल्क में जिसमें उसका रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा होता है, उसकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री खराब होएगी, जाहिर बात। जहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा होता है, तो उस मुल्क की इंपोर्ट बंद हो गई है, तो वहाँ से उसकी इंडस्ट्री की जो एक सप्लाई थी, सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होने से वहाँ ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो दुनिया में अफेक्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया बहरहाल इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट हो गई है। अब बात यह है कि इसीलिए फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के नाम से एक फ़ंड क्रिएट किया गया, जिसमें अब 190 ममालिक शामिल हो चुके हैं। और उस फंड का मकसद ये है कि कुछ ममालिक अपनी दौलत को लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट की मदद से वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इकट्ठा होगा तो इंटरेस्ट नहीं, वो फिर डिविडेंड भी आपस में तकसीम करते हैं। लेकिन तरीक़ाकार ये है कि उनका पैसा इसमें शामिल होता है। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ ये जो फैक्ट एंड फिगर हैं तो ज़बान ज़्यादा आम है कि USA का जो 17% 17% 17%
शेयर है उसमें, उसकी इन्वेस्टमेंट में और उसके डिविडेंड में, इसलिए जिसका जितना शेयर है उसकी उतनी वोटिंग पावर है, तो उसका उतना डोमिनेंट असर भी है। तो बात ये है कि मुख्तलिफ कौमें उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, और वो जो एक इन्वेस्टमेंट करने से फंड बनता है, एक लिक्विडिटी उसके पास आती है, उसकी मदद से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोई भी ऐसी नेशन जो क्राइसिस में हो, वहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाए, उसकी एक्सपोर्ट्स फॉल कर जाएं, एक्सपोर्ट जो प्राइसेस हैं वो फॉल कर जाएं, और इसके अलावा आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे कैपिटल आउटफ्लो कर जाए, और कैपिटल आउटफ्लो कर गया तो उस आउटफ्लो को रोकने की ज़रूरत है, लिहाजा मॉनेटरी पॉलिसी जो है टाइट करके उसके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उस कौम को ज़रूरत है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सर्विसेज ली जाती हैं, और वो कौम अपने लिए एक ब्रीदिंग रूम उसे मिल जाता है जब वो उस क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तो क्योंकि ब्रीदिंग रूम मिलना बहुत ज़रूरी है, जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि कोई भी मुल्क जब कर्जा लेता है, या तो वो IMF से लेता है या वर्ल्ड बैंक से लेता है। अब आप ये बताइएगा, आम तौर पर IMF या वर्ल्ड बैंक से किस किस्म की फाइनेंशियल फैसिलिटी हासिल की जा सकती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो बैंक है, जिस तरह आम बैंक होते हैं, जी जी, इस तरह वर्ल्ड बैंक भी, आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट बेस्ड कर देते हैं। लेकिन जो IMF है उसका पर्पज़ ये है कि अगर कोई पूरी कौम की पूरी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली क्राइसिस में चली जाती है और बाकायदा डिफ़ॉल्ट का खदशा होता है, तो फिर उस सिचुएशन में वो कौम कोशिश कर रही होती है अपने आप को उठाने की। तो उस दौरान में IMF इस तरह से माली मदद फराहम करता है कि उसे ब्रीदिंग रूम मिले, और ये है IMF का पर्पस। और बैंक में फ़र्क, जो IMF है, देखिए IMF मुख्तलिफ किस्म की उसकी फैसिलिटीज़ हैं और उसके प्रोग्राम्स हैं, और उसकी कंडीशनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि IMF की, मैंने फ़र्क बता दिया। हाँ, मेरा ख्याल है आप उससे आगे क्वेश्चन पूछिए, किस किस किस्म की फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ देते हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किस किस्म की ये फाइनेंशियल फैसिलिटी देती है? ये दोनों नहीं, सिर्फ IMF। ठीक हो गया, यहाँ से 1 मिनट से ठीक, रिकॉर्डिंग पर नहीं। शेख साहब, ये बताइएगा कि IMF किस किस्म की फाइनेंशियल फैसिलिटी देता है? देखिए, जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं इसकी काफ़ी किस्म की हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फंडामेंटल और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनको हम इस तरह एलैबोरेट करते हैं। देखिए, देयर आर सो मैनी काइंड्स, लेकिन 4 फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, जिनमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। इसके अलावा स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, जिस तरह पाकिस्तान ने ली भी है 9 महीने के लिए। उसकी अपनी कंडीशनैलिटीज़ हैं जी, और उसके अपने फीचर्स हैं। और इसके अलावा एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है जो पाकिस्तान अब लेना चाह रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, EFF। इसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट फैसिलिटी होती है जी जी, जो बहुत ज़्यादा लो इनकम कंट्रीज़ हैं, ये उनके लिए होती है। बड़े कंसेशनरी लोन इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन होती है, FCL, और भी हैं, लेकिन ये नोटेबल यही हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि किन शराइत पर IMF ये फाइनेंशियल फैसिलिटी देता है या कर्जा देता है? देखिए, शराइत और फाइनेंशियल फैसिलिटी दोनों की काइंड्स डिपेंड इस बात पे करता है कि उस मुल्क में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस किस किस्म का चल रहा है और किस किस्म के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है जी। जैसा कि मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें वो आउटफ्लो रोकने के लिए टाइट फिस्कल पॉलिसी चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स बड़े हाई करने की ज़रूरत है और इन्फ्लेशन को भी रोकने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि अगर किसी मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो गिर गया है, तो उसको उठाने के लिए जो पॉलिसीज़ चाहिए, फिस्कल पॉलिसीज़ और जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ चाहिए, वो लागू की जाती हैं। अगर किसी मुल्क के अंदर मिसाल के तौर पर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से उसके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट करना शुरू हो गए हैं और कंट्री में इस तरह से डिफ़ॉल्ट करने का खदशा है, तो वहाँ और तरह की फैसिलिटीज़ हैं, कंडीशनैलिटीज़ हैं जो अप्लाई होंगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जनरली जो कंडीशनैलिटी, इसके लिए वर्ड कंडीशनैलिटी ही यूज होता है। जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो 3 तरह की हैं आमतौर पे। सबसे पहली है कंडीशनैलिटी जो आपकी फिस्कल पॉलिसी एडजस्टमेंट करने के लिए होती है। ठीक हो गया, राइट। दूसरी पॉलिसीज है मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट करने के लिए होती हैं। तीसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए होती हैं। जो फिस्कल पॉलिसी एडजस्टमेंट्स हैं उसमें आपके मुल्क के जो अखराजात हैं 100 रुपया हैं, जबकि आपकी रेवेन्यू कलेक्शन और टोटल जो आमदन है वो बहुत कम है, 50 रुपये है। आपका 50 रुपये का जो घाटा पड़ रहा है आपको, इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं या बजटरी डेफिसिट कहते हैं। तो जब आपको इस तरह का डेफिसिट होगा तो फिर आपकी जो आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोरोइंग कर रहे होंगे, तो इस तरह की पॉलिसीज लाने की ज़रूरत होती है जिसमें आपकी रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ताकि आपके अखराजात मीट करने के लिए जो डेफिसिट है वो कम से कम हो, जो अखराजात और इनकम का गैप है वो कम से कम होता चला जाए। तो रेवेन्यू इंक्रीज, जिस तरह आपने देखा कि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है, तो हमारे मुल्क में जो फिस्कल पॉलिसी एडजस्टमेंट है वो उसकी कंडीशनैलिटीज शामिल हैं, जिसके तहत जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स टारगेट्स हैं। एक तो टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए बताया गया है कि आप फलां सेक्टर को भी टैक्स करें, फलां को भी टैक्स करें, आप एक्सपोर्ट सेक्टर को नॉर्मल टैक्स रेट में लाएं, आप सैलरीड क्लास का टैक्स बढ़ा दें, आप मुख्तलिफ सेक्टर आप जो टैक्स बेस है उसे ब्रॉडन करने की कोशिश करें, आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स हाई रखें। तो ये सारी पॉलिसी हमारा जो पिछला बजट गया है परफेक्ट एग्जांपल है फिस्कल पॉलिसी एडजस्टमेंट कंडीशनैलिटीज़ जो IMF की हैं उसकी। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करने वाली पॉलिसी कंडीशनैलिटी भी लागू की जाती है कि जिसमें गवर्नमेंट पर प्रेशर है, गवर्नमेंट को बहरहाल शराइत रखी जाती हैं कि आप फलां जो अपने अखराजात हैं वो कम करेंगे। और इसी के अंदर शामिल है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती हैं उनकी भी प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है वो ताकि वो स्टेट के पर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बर्डन ना बने। तो दूसरी जो कंडीशनैलिटी की किस्में हैं वो फोकस करती हैं मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स को। मॉनेटरी पॉलिसी में देखा आमतौर पर ये देखा जाता है कि इंटरेस्ट आप की मिसाल के तौर पर कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो इन गोल्स जो हैं इनको अचीव करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी सूट करती है वो लाई जाती है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स हाई रखे जाते हैं ताकि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आए, आपकी जो मनी है, करेंसी है वो स्टेबलाइज करे, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, बिल्कुल, ताकि कैपिटल इनफ्लो आए। जैसे 1 साल पहले हुआ था, लोग यानी स्पेंडिंग की तरफ कम माइल हों, मुल्क से बाहर ले जाने की तरफ कम माइल हों, बल्कि आप इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे तो लोग अपना पैसा बैंकों में लाएंगे, बैंक्स वो पैसा सकअप कर लेंगे, तो जिसकी वजह से आपको आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी बैंक्स के अंदर मौजूद हो, फिर उसमें मुआशी इस्तेहकाम से ज़्यादा मॉनेटरी इस्तेहकाम आता है, आपकी करेंसी थोड़ी स्टेबलाइज करती है। फिर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट में एक्सचेंज रेट को भी फ्लेक्सिबल रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि करेंसी को अलाउ किया जाता है कि वो जितना नेचुरली उसने डेप्रिशिएट करना करे, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसकी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाए। तो ये सारी पॉलिसीज लागू की जाती हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि ये हम पर ये सारी पॉलिसीज लागू की गई।